हाय एवरीवन। सो आज हम लोग जो है लास्ट क्लास का पहले होमवर्क डिस्कस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। और इसके पहले आई गेस हमने 6 लेक्चर या 7 लेक्चर कर रखे हैं जिसमें कि रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब डिस्कशन हो गया है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चंस फर्स्ट, है ना। होमवर्क डिस्कस पहले ही करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा पहले तो उन बच्चों का अप्रिसिएशन जिन्होंने होमवर्क सबमिट किया था, जिन्होंने क्लास में कॉपी दिखाई थी, वेरी गुड, है ना। आप बस अपना एनर्जी को इस तरह से बनाए रखो, रिजल्ट्स काफी अच्छे होंगे आपके, ठीक है। देखो यार, ओ एच ओ के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। अगर लोन पेयर है तो आपको क्या शो करेगा ये सर? अगर लोन पेयर है ना, इट विल शो प्लस एम, क्योंकि हम तो जानते हैं ये लोन पेयर डोनेट करेगा, है ना। NH2 तो N के ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और अगर बाबू उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इट विल शो माइनस एम, है ना। ठीक है सर। आप लोग मतलब जो है जितने लोगों ने भी क्वेश्चंस किए हैं, आप अच्छे से देखना आपने इसी लॉजिक से क्वेश्चन किया है कि नहीं। और अगर आपने जो होमवर्क किया था अगर कोई लॉजिक डिफरेंट है तो आप बताना मुझे, है ना। लिख के वहां पे भेजना कि सर मैंने इसका आंसर तो यही दिया है बट मेरा रीजन दूसरा था, तब बता सकते हो, मैं उस रीजन को भी आपको क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। चलो जी, तो सबसे दूसरा आपका कौन सा यार? दूसरा आपका CH2 माइनस। ऑफकोर्स CH2 माइनस के ऊपर माइनस चार्ज है ना। तो CH2 के ऊपर अगर आपको माइनस चार्ज होगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा, करेक्ट। और जो हर वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है हम लोग उसको क्या कहते हैं सर? हम लोग ना उसको माइनस एम ग्रुप कहते हैं। सही बोल रहा हूं क्या? ठीक है। तो व्हाट इट विल शो सर? इट विल शो माइनस एम, नहीं सॉरी प्लस एम ना, ये देगा इलेक्ट्रॉन, प्लस एम ये इलेक्ट्रॉन देगा। CS3 प्लस क्या करने वाला है सर? CS3 प्लस ना प्लस है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इट विल डू व्हाट? माइनस एम, है ना। सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको एक बार आप लोग गौर से देखो। तो एक बात बताओ मुझे, सी डबल बॉन्ड ओ एच में मैं आप लोग के बस आंसर्स निकाल रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या सबमिट किया था, तो मैं बता भी पाऊंगा कितने का सही आया था आंसर और कितनों का गलत आया था आंसर, ठीक है। एक सेकेंड दो मुझे। और हाँ ठीक है, तो देख लिया मैं, लगभग COH का आंसर सभी का सही था बाबू, प्लस एम ही करेगा, वेरी गुड। सॉरी माइनस एम ही करेगा, वेरी गुड। क्या रीजन क्या है? रीजन ये है कि सर ये जो कार्बन है ना, ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। जब भी एक एटम दूसरे एटम से डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है तो हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग ये देखते हैं कि दूसरा वाला एटम इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्या? अगर है तो इट विल शो माइनस एम, अदरवाइज इट विल शो प्लस एम, ठीक है। तो सर ऑफकोर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। इसका मतलब क्या है? ये क्या शो करने वाला है? माइनस एम शो करने वाला है, ठीक है। NO2 का तो स्ट्रक्चर आप लोग बचपन से जानते हो यार, है ना। NO2 कैसा दिखता है? तो NO2 कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। वापस से N जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है और ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वापस से ये क्या शो करने वाला है सर? ये भी माइनस एम शो करने वाला है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको ये ना मतलब क्लैरिटी रखनी होगी कि हम लोग जो माइनस एम लिख रहे हैं किस रीजन से लिख रहे हैं, ठीक है। COH का तो लास्ट क्लास मैंने स्ट्रक्चर भी बना दिया था, आपको दिख रहा होगा ये जो कार्बन है यही कनेक्टेड है ना इधर के ग्रुप से। COH में ये वाला जो कार्बन है बाबू, यही इधर जो भी एक कोई ग्रुप रहा होगा उससे कनेक्टेड है। तो ये कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है और डबल बॉन्ड जो O है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इट विल अगेन शो माइनस एम, है ना। CN का स्ट्रक्चर कैसा होता है? CN ऐसा दिखता है, हाँ या ना। और CN बाबू अगर ऐसा दिखेगा तो जाहिर सा बात है ना कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो अगेन इट विल शो माइनस एम, है ना। ग्रेट। OCH3 की बात करें तो O जो है बाबू उसके लोन पेयर है, ठीक है। खुद बच्चे को कभी कभी क्या दिक्कत आती है ना, सर मुझे पता ही नहीं है कि CN कैसा दिखता है, मुझे पता ही नहीं है COH कैसा दिखता है, ठीक है। तो इसके लिए ना बाबू आप नोमेनक्लेचर में मैंने ये लिखवाया है कि COH दिखता कैसा है, कैसे लिखते हैं उसको, तो आप नोमेनक्लेचर का वीडियो को रेफर करो, ठीक है। और उसमें ये सारा डिस्कशन हुआ है तो आप समझ जाओगे। जैसे ये क्या है, ये आपका OCH3 है, मिथॉक्सी ग्रुप है ये, करेक्ट। तो ऑफकोर्स यहाँ पे लोन पेयर है, अगर लोन पेयर है इट विल शो व्हाट? शायद इट विल शो प्लस एम, ठीक है। SO3H, SO3H में जो है ना हमारे पास बाबू लोन पेयर आता है, ध्यान रखना। SO3H में लोन पेयर आता है, सॉरी डबल बॉन्ड आता है, और डबल बॉन्ड आने के कारण ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज्यादा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो सल्फर नीचे आता है, ऑक्सीजन ऊपर आता है, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता चला जाता है, ठीक है। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए ये भी क्या शो करेगा? माइनस एम,
तो आप लोग अपने आंसर्स वेरीफाई करते चलो, है ना। हाँ, Cl क्या करेगा बाबू? Cl तो यार आपको साफ दिखता है ना कि इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूं तो माइनस आई करता था, क्योंकि ये जो है हेलोजन ग्रुप है ना। बट क्लोरीन के पास ऑफ कोर्स क्या है जो दिख नहीं रहा था, लोन पेयर्स हैं। अगर लोन पेयर्स है इट विल शो व्हाट सर, इट विल शो प्लस एन। ठीक है, दूसरा कौन सा कंपाउंड है हमारे पास? सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री। देखो ये दिखने में कैसा होता है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एस थ्री, ऐसा दिखता है ये। ठीक है, तो वापस से कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इट विल शो व्हाट माइनस एन। ठीक है, O C2H5 कैसा दिखेगा? जैसा ये दिखता है बाबू OCH3, ये भी वैसा ही है, बस C2H5 कर दिया गया है, इसके पास लोन पेयर्स है, इट विल शो प्लस एम। इसका पूरा डिटेल में बता चुका हूँ, है ना। किसके पास लोन पेयर है तो क्यों हाइपर कंजुगेशन करेगा, इसमें तो आपको डाउट होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है सर ये क्यों करेगा, तो दैट मीन्स व्हाट कि आपने उस वीडियो को देखा नहीं है, तो एक बार उसको ढंग से देखना। ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, ऑफ कोर्स यही जो ऑक्सीजन है, यही इधर का जो भी ग्रुप होगा ना उससे कनेक्टेड है, तो ये अपना रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन देगा, अगर देगा तो ये प्लस एम करेगा। ठीक है, ओके। CONH2 सेम रीजन से बाबू आपको क्या हो जाएगा, CONH2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो CONH2, तो वापस से देखो कार्बन के जो डबल बॉन्ड में है कनेक्टेड वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये भी क्या करने वाला है सर, ये भी जो है वो माइनस एम करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट SH, SH बाबू, SH हुआ और OH हुआ, एक है SH और दूसरा होता है OH, दोनों का एक ही बात है, सल्फर के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। ठीक है, तो जो हमारा SH है इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर अपना डोनेट करेगा, तो ये क्या शो करेगा सर, इट विल शो प्लस एन। ओके, नाइट्रोजन के पास बाबू यहाँ पे लोन पेयर है, तो इट विल शो प्लस एन। अब आप लोगों को तो कहीं पर दिक्कत परेशानी नहीं आ रही होगी। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी बाबू COCl है हमारे पास। COCl का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, याद भी करते चलो, है ना। COCl हमेशा ऐसा दिखता है। ओके, सर COCl ऐसा है तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये माइनस एम शो करेगा। SR क्या हो गया, है ना। SR को देखो एक बार आप लोग गौर से, SR के पास R का मतलब अल्काइल ग्रुप है और कुछ नहीं, ये ऐसा दिखेगा, S लोन पेयर R, तो लोन पेयर है तो प्लस M, है ना। NO को गौर से देखो, NO के केस में क्या हुआ है कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, अगर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये माइनस एम करेगा। ठीक है, लास्ट ग्रुप क्या था, मैंने आपको बोला भी था, एसिटल अमाइन बोलते हैं इसको। तो एसिटल अमाइन जो है बाबू, ये जो है इसका लोन पेयर नाइट्रोजन ही सबसे पहले कनेक्टेड होता है। ठीक है, नाइट्रोजन होने के कारण इट विल शो प्लस एम। ठीक है, इतनी बातें हो गई। नेक्स्ट, और क्या होमवर्क दिया था, ये वाला तो उसी समय डिस्कस कर दिया था, है ना। हाँ, नेक्स्ट जो होमवर्क मैंने आपको दिया था वो ये था कि आपको एनिजॉल के लिए आपको बताना था कि ज्यादा इफेक्टिव कहाँ पे हुआ है। मैंने बोला था जो क्लास 12th में बच्चे हैं उनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना होता है, तो पूछा गया था कि कौन सी साइड ज्यादा रिएक्टिव है। करेक्ट, तो इसका आंसर आई गेस कुछ बच्चों ने दिया तो था, बट एक मिनट, कितने लोगों ने दिया था यार। ठीक है, डिस्कस ही कर लेते हैं, देख लेना, वेरीफाई करा लेना। तो यार एनिजॉल कैसा होता है दिखने में, 11th वाले जो हैं और जो भी बच्चे वो बेसिक्स पहले से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो ये स्ट्रक्चर आप याद कर लो, इसको हम लोग एनिजॉल बोलते हैं। ठीक है, बेंजीन के ऊपर जब OCH3 लग जाए वी कॉल इट एज अ एनिजॉल। ठीक है, याद कर लेना एकदम। तो पूछा है ना कि इस मॉलिक्यूल के लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने का सबसे अच्छा जगह कौन सा है, ऑर्थो, मेटा या पारा। तो आपको मैंने बताया था कहीं पे भी ग्रुप अटैच्ड हो इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा और इसको बोलते हैं पैरा। ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ना कि एक सेकेंड हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ना कि इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप कहाँ पे लगेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो आके किसी एक जगह पे अटैच होने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप तो वहां जाके अटैच होगा ना जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। हाँ सर, जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद है वो तो वहीं जाके अटैच होगा ना जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। करेक्ट, हाँ, अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता होता है, ऑर्थो पे, मेटा पे या पारा पे। अब याद करो, अब रेजोनेंस से ये वाला माइनस यहाँ आता है, फिर यहाँ छोड़ के यहाँ आता है, इसका हमने डिस्कशन किया भी है। ये देखो दिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं ये देख लो, ये देख लो,
अब आपको दिख रहा है O माइनस है, O माइनस यहाँ के बाद कहाँ आया था, यहाँ पे आया था, देन आफ्टर यहाँ पे आया था, याद है, ये ऑर्थो था, ये मेटा था और ये पैरा था। तो माइनस कहाँ कहाँ पे आया है सर, एक बार तो ऑर्थो पे आया है और दूसरा बार पैरा पे आया है, ऑर्थो मेटा पैरा, है ना। तो इसका मतलब क्या ना, ऑक्सीजन जो है ना, मतलब निगेटिव जो है वो ऑर्थो पे ज्यादा है और पैरा पे ज्यादा है। अगर निगेटिव ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा है तो ऑफ कोर्स निगेटिव इलेक्ट्रॉन लविंग कहाँ जाएगा, ऑर्थो या पैरा पे जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इस बात को भी अपन नोट कर लेते हैं, है ना। लेट्स नोट दिस थिंग्स। तो सर वो कहाँ पे जाएगा, तो वो एक तो ऑर्थो पे जाएगा और दूसरा पैरा पे जाएगा, इसी दोनों जगह पे जाएगा, बराबर बराबर जाएगा, और मेटा पे वो नहीं जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द आंसर। अगला कौन सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोलता है फेनॉल और बेंजोइक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन है ना। तो देखो यार, फेनॉल क्या होता है, फेनॉल होता है जब आपका बेंजीन के ऊपर लग गया OH, करेक्ट। फेनॉल यही होता है जब बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, OH, और जब उसके ऊपर लग जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड तो उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, है ना। दिस इज व्हाट फेनॉल एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट बेंजोइक एसिड। पूछा गया है कि ज्यादा एसिडिक कौन है। यार तो देखो, ज्यादा एसिडिक वो होगा जो ज्यादा जल्दी हाइड्रोजन दे देगा, जो जितना जल्दी हाइड्रोजन देता है उसको हम लोग उतना ज्यादा अच्छा एसिडिक बोलते हैं, ठीक है। तो गौर से देखो, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है, पर कार्बन की अगर मैं बात करूं ना, कार्बन को एक बार अच्छे से अगर मैं बनाऊं, कार्बन कैसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O OH, दिख रहा है आपको। एक बात बताओ तो, यहाँ पे अगर इसका लोन पेयर रेजोनेंस में है तो वो तो बाबू रेजोनेंस करेगा, तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन को भगा देगा वो, पर यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है क्या रेजोनेंस में, ये हाइड्रोजन है क्या रेजोनेंस में, और से देखो, ये तो कंजुगेशन में ही नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन कंजुगेशन में है, दिख रहा है ना, लोन पेयर सिग्मा पाई। यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या, यहाँ पे तो सर ये वाला लोन पेयर है, ये वाला डबल बॉन्ड है ना, ये है रेजोनेंस में, ये हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का नहीं है रेजोनेंस में। देखो लोन पेयर से, लोन पेयर कहाँ है, लोन पेयर सिग्मा सिग्मा, है ना। यहाँ पे क्या है बाबू, लोन पेयर सिग्मा सिग्मा, इसको रेजोनेंस थोड़ी बोलते हैं। यहाँ पे देखो लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, इसको रेजोनेंस बोलते हैं। मतलब ये रेजोनेंस में, जिस कारण से ये जब जैसे नीचे आएगा ना, हाइड्रोजन को भगा देगा, और जो जल्दी हाइड्रोजन को भगाएगा वही तो अच्छा एसिड है। सही बात है, हाँ या ना सर, वही अच्छा एसिड है। तो ज्यादा अच्छा एसिड कौन है बाबू, फेनॉल ज्यादा अच्छा एसिड है। और क्यों अच्छा एसिड है, क्योंकि ये मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है। जैसे क्वेश्चन CBSE के 12th क्लास में भी आते हैं, 12th का जो बोर्ड्स एग्जाम होता है, ऐसे क्वेश्चन एकदम पूछते हो फेनॉल और बेंजोइक एसिड में बताओ ज्यादा एसिडिक कौन है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हम लोग अभी साथ साथ सीखे जा रहे हैं। नीट के एग्जाम्स में भी कंपैरिजन करने दे देता है, 4 कंपाउंड दे देगा और बोलेगा भाई बताओ तो ज्यादा एसिडिक कौन है। तो इसी तरह आप सोचोगे कि किसका हाइड्रोजन इजीली निकल सकता है, तो इसका हाइड्रोजन इसलिए जल्दी निकल गया ना क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर रेजोनेंस में है। वो जैसे नीचे आएगा, माइनस नीचे आएगा, तो ऊपर क्या करेगा, हाइड्रोजन को भगाएगा सबसे पहले, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर प्लस आने लगेगा ना अगर उसने लोन पेयर अपना डोनेट किया तो, ठीक है ये बात। ओके सर, तो यहाँ पे मुझे लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला था होमवर्क में। इसमें क्या डिस्कशन करना था यार, इसमें हमें ये डिस्कशन करना था कि बिटवीन कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड और हमारे पास था CONH2, है ना, इन तीनों में ज्यादा रेजोनेंस कौन करेगा। तो देखो जो मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया ना एक बात, यहाँ पे क्या समझे हम लोग कि सर फेनॉल ज्यादा एसिडिक इसलिए है ना क्योंकि जब ये इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, जिस कारण से ये हाइड्रोजन को लूज करके आगे बढ़ाएगा अपना लोन पेयर्स को, करेक्ट। लोन पेयर्स को आगे बढ़ाएगा तो रेजोनेंस में आ जाएगा, उसमें ये इजिली नहीं बढ़ा पाएगा, ठीक है। अभी ध्यान दो, सेम रीजन से ना कार्बोक्सिलिक जो है ना, इसलिए रीजन क्या है पता आपको, मैंने आपको बताया होगा, आपने भी सुना होगा, कार्बोक्सिलिक को स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोला जाता है। इसका रीजन क्या है, कार्बोक्सिलिक स्ट्रॉन्ग एसिड्स इसलिए है बाबू क्योंकि इसका भी जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, आप गौर से देखो वो भी रेजोनेंस में है, समझो। ये डबल बॉन्ड तो रेजोनेंस में है इस साइड के, ठीक, क्योंकि सर पाए सिग्मा इधर कुछ अगर होगा तो मान के चलेंगे है। एल्डिहाइड में देखो, एल्डिहाइड में ऐसा कुछ है क्या, एल्डिहाइड अपना हाइड्रोजन लूज करेगा क्या, नहीं लूज करेगा, क्यों, क्योंकि सर वैसा कुछ है नहीं जो हाइड्रोजन को निकाले बाहर। यहाँ पे क्या है ना कि ये डबल बॉन्ड तो रेजोनेंस में है, साथ में अगर आप गौर से देखो तो ये जो लोन पेयर्स है ये इसके साथ रेजोनेंस में है, दिख रहा है, और ये अगर आगे रेजोनेंस में है और ये इसके साथ रेजोनेंस में है, तो हो सकता है कि लोन पेयर भी आगे रेजोनेंस में आए तो हाइड्रोजन इजिली निकाल देगा, ठीक है। तो इसलिए एल्डिहाइड ना पुअर एसिड्स होते हैं
और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आता है। सेम कहानी इसके साथ भी है बाबू, इसके पास भी लोन पेयर है बाबू, है ना, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं एसिड्स में काउंट हो सकता है। ठीक है, सवाल तो कुछ और है, मैं कुछ और आपको बता गया। सवाल क्या है, आपको बताना था कि माइनस एम इफेक्ट ज्यादा ये शो करेगा या ज्यादा वो शो करेगा या ज्यादा ये शो करेगा। तो बात को समझो। सबसे पहली बात देखो, देखना कैसे है ना, समझते हैं देखना कैसे, तो बात को समझो। यहाँ पे क्या है ना, हम लोग को कंपेयर क्या करना है, माइनस एम इफेक्ट, है ना। तो माइनस एम इफेक्ट का मतलब है विदड्रॉइंग इफेक्ट। विदड्रॉइंग, कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, क्योंकि सबके पास सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ और सी डबल बॉन्ड ओ है, तीनों खींचेंगे, है ना। बट द इंटायर थिंग्स, द क्वेश्चन वाज कि ज्यादा कौन खींचेंगे। तो समझो, एक बात बताओ, क्या यहाँ से ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे सकता है, रेजोनेंस में है तो? हाँ सर, ये इधर से तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और इधर से इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो क्या इधर से जब इसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो पहले वो जितना खींच रहा था उतना खींचेगा नहीं ना। किसी को भूख लगा हुआ है, इधर से उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, बट इसको बगल से मिलना चालू हो गया, तो इधर से वो कम खींचने लगेगा ना। सेम कहानी इसके साथ भी है। यहाँ पे भी क्या हुआ बाबू, यहाँ पे भी क्या हुआ, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर दिया, समझ रहे हो। यहाँ पे कोई है क्या देने वाला, सर नहीं है देने वाला। ठीक है, तो हमें क्या बताना था कि सर माइनस एम इफेक्ट कौन ज्यादा करने वाला है, माइनस एम इफेक्ट कौन ज्यादा करने वाला, शो ज्यादा करने वाला है। तो पहले तो देखो मैं आपको इसमें और इसमें कंपैरिजन कराता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ ऑक्सीजन भी इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन देगा अपना, यहाँ पे नाइट्रोजन इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन देगा अपना। हाँ सर, बट ज्यादा इजीली कौन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? सर ज्यादा इजीली ना नाइट्रोजन डोनेट करेगा, मानते हो। अगर ज्यादा इजीली नाइट्रोजन ने डोनेट कर दिया तो ऑफ कोर्स इसकी भूख नाइट्रोजन जल्दी मिटा देगा, तो इसका विड्रॉइंग इफेक्ट कम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ये बात? हाँ या ना बोलना पड़ेगा यार। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूँ ना, कार्बोक्सिलिक की बात करूँ, तो कार्बोक्सिलिक में भी क्या हो रहा है कि इसको थोड़ा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये इसकी विड्रॉइंग इफेक्ट को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, थोड़ा सा कम कर दे रहा है, करेक्ट, क्योंकि ये इसकी भूख मिटा दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स की। तो बट बात ये ना कि ऑक्सीजन उतना अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करता जितना कि नाइट्रोजन कर बैठता है ना। हमने आपको बताया था कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल है और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव स्टेबल है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों जब अपना लोन पेयर्स देंगे ना तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और ऑक्सीजन जल्दी पॉजिटिव होना चाहता नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा विड्रॉइंग कौन होगा, इससे तो ज्यादा विड्रॉइंग यही होगा। क्यों? क्योंकि इसको इधर से इलेक्ट्रॉन कम मिल रहा है, इसको इधर से इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहा है। पहले इतने कितने लोगों को ये बात समझ में आया कि सर कार्बोक्सिलिक का जो माइनस एम होगा ना वो इससे ज्यादा होगा? पहले तो ये बता दो यार, ये आ गया क्या समझ? ठीक है, और हालांकि होता बाबू क्या है ना कि यहाँ पे ऑक्सीजन ना के बराबर ही अपना इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, ऑक्सीजन ना के बराबर ही अपना इलेक्ट्रॉन देता है, इस कारण से ना ये तो मतलब ऐसा सिनारियो बन जाता है ना कि जो CONH2 है ना आपका ये वाला, ये सबसे कम विड्रॉ करता है क्योंकि इसको लोन पेयर इधर ही से मिल जाता है। क्लियर है ये बात? और सेकेंड टर्म में आपके पास क्या आया था, सेकेंड टर्म में आपके पास आया था एल्डिहाइड, है ना। तो यार ऑर्डर जो होता है, मैं पहले आपको ये बता दूं, ऑर्डर जो होगा ना वो सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक का होगा, फिर एल्डिहाइड का होगा, और सबसे कम किसका होगा, NH2 का। रीजन क्या है सर, इसको इलेक्ट्रॉन इधर से मिल रहा है, मिलने का इधर से भी मिल सकता था बट मिलेगा नहीं क्योंकि ऑक्सीजन जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन इन केसेस में तो नहीं देता है। वहां पे अगर उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो N के ऊपर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे अगर O अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो O के ऊपर पॉजिटिव आएगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव में कहीं ना कहीं ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, जिस कारण से ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और एक बार अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसको विड्रॉ करने का नेचर कम हो जाएगा। यही रीजन है कि माइनस एम ज्यादा ये करेगा और ये कम करेगा। ठीक है ना, और कार्बोक्सिलिक तो भैया बीच में है। ठीक है, चलो अब इतना डिस्कशन चूंकि हो चुका है, ये वाला क्वेश्चन भी हम आपको, अच्छा ये तो ऑर्थोपैरामेटा का डिस्कशन था। अब हम लोग बात करते हैं यार, लगभग तो हमारा होमवर्क डिस्कशन ही निकल गया आधा टाइम, है ना। आज हम लोग टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है हाइपर कंजुगेशन। तो गिव द हेडिंग हाइपर कंजुगेशन। मैं स्पेलिंग आपको बताता हूं, गिव द हेडिंग हाइपर कंजुगेशन। आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। HYPR हाइपर, CON JU, JU या GU था यार, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है ना, स्पेलिंग आप लोग संभाल लेना अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया है तो। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन देखो एक ऐसा इफेक्ट है, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में, थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाओ।
तो जैसा इंडक्टिव, अभी तक हमने कितने इफेक्ट देख लिए सर? अभी तक हमने देखा सबसे पहला इफेक्ट था इंडक्टिव, ठीक है। दूसरा इफेक्ट कौन सा था सर? दूसरा इफेक्ट था रेजोनेंस। इंडक्टिव इफेक्ट वाज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, रेजोनेंस वाज ड्यू टू कंजुगेशन। ये दोनों बातें समझ में आ गई थी। आज एक तीसरा इफेक्ट का नाम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हाइपर कंजुगेशन। तो ये एक इफेक्ट है, क्यों होता है समझते हैं, और क्या होता है इस इफेक्ट में उसको भी समझते हैं। छोटा सा इफेक्ट है, फटाक से खत्म हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट इट, है ना? ठीक है यार, तो देखो मुझे इसके कुछ एग्जांपल्स खोलने हैं, बस मैं वो एक बार ओपन कर लूं। ठीक है यार, देखो क्या होता है हाइपर कंजुगेशन। पहले मैं एक छोटा सा डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर इसको समझाता हूं। हाइपर कंजुगेशन सर एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें ना डीलोकलाइजेशन सिग्मा इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन को रेजोनेंस कहते थे, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा। कैसे होगा समझा रहा हूं, देखो सबसे पहले आप इस बात को लिख लो, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन with p orbital and pi star orbital। क्या है ये इफेक्ट सर? बोलता है इफेक्ट क्या है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो p ऑर्बिटल के साथ और पाई स्टार ऑर्बिटल के साथ डिलोकलाइज करेंगे। समझाता हूं कैसे, कि एग्जांपल से समझाता हूं, उसके बाद आपको डेफिनेशन ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो क्या होता है, समझाने के पहले एक छोटा सा कंडीशन बता रहा हूं, टॉपिक तो आप फटाक से समझ जाओगे, थोड़ा सा होल्ड करो बस, समझ जाओगे, ठीक है ना। ये एक तरह का जो है ना नो बॉन्ड रेजोनेंस है बाबू, ठीक है ना। इसको हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, बताता हूं क्यों। इट इज नो बॉन्ड, इट इज नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर इसका दूसरा नाम है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, है ना, बेकर नथन इफेक्ट बोलते हैं इसको। हालांकि नीट में कभी कभी अगर पूछ दे तो पूछ दे, जेई में तो ये सब फालतू सवाल नहीं पूछते, उसको क्या बोलते हैं नहीं बोलते। सुनो कंडीशन क्या है, आई एम राइटिंग द कंडीशन। कंडीशन क्या है ना, आपके पास एक कार्बन हो, दो कार्बन हो, ठीक है। पहला वाला कार्बन sp2 होना चाहिए, कोई एक कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, ठीक है। और इसके बगल वाला जो कार्बन है ना ये sp3 होना चाहिए। डबल बॉन्ड को मिटा देता हूं क्योंकि sp2 तो बाबू बहुत सारे रीजन से हो सकता है ना। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि दो कार्बन हैं, एक सपोज sp2 हुआ और दूसरा क्या हुआ, sp3 हुआ, ठीक है। याद रखना एक कंडीशन, sp3 के साथ एक हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन था कि पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन होना चाहिए, तब रेजोनेंस होगा। हाइपर कंजुगेशन में क्या है ना कि कंडीशन ये है कि सर दो कार्बन्स, एक sp2 होना चाहिए और इसके बगल वाला क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, और एक हाइड्रोजन मिनिमम उसमें होना चाहिए। sp3 तो बहुत तरीके से हो सकता है ना, एक कार्बन है वो तीन कार्बन से अटैच हो जाए, ये भी sp3 है, ये वाला sp3 नहीं है क्या? हाँ, बट हाइपर कंजुगेशन होने के लिए ना इन तीनों बॉन्ड में से एक बॉन्ड हाइड्रोजन होना चाहिए। चार एग्जांपल लूंगा, आपको याद हो जाएगा, चिंता मत करो। पर पहला बार आप लिखो इसको मेरे साथ साथ। क्या है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कनेक्ट हो साथ में। दूसरा चीज क्या है बाबू, एक कार्बन sp2 हो और दूसरा कार्बन sp3 हो विद अ वन एटलीस्ट हाइड्रोजन, ठीक है, ओके। अगर ऐसा हुआ तो यहां पे हाइपर कंजुगेशन होगा। अब हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है सर, उसकी बात करते हैं। तो ध्यान दो यार, देखो एग्जाम्पल समझो क्या होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। सपोज यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है, और यहाँ 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 तीनों जगह हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। क्या ये वाला कार्बन sp2 है बाबू? हाँ सर, एक दो तीन, तीन बॉन्ड इसने बनाया है तो ये sp2 है। क्या ये वाला कार्बन sp3 है? हाँ सर, एक दो तीन और ये चार, चार बॉन्ड इसने बनाया है तो ये sp3 है। साथ में इसके पास एक मिनिमम हाइड्रोजन तो है ना, एक मिनिमम हाइड्रोजन तो इसके पास है। अगर एक मिनिमम हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा। अभी क्या होगा मैंने वो बताया नहीं, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ हाइपर कंजुगेशन होगा। अब क्या होता है सुनो, यहाँ जो ये बाबू प्लस है ना, ये स्टेबलाइज करना चाहता है खुद को, ठीक है।
क्योंकि वो कार्बोकटायन स्टेबल नहीं है, वो चाहता है कि यार कहीं से मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, हम स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके पास तरीका क्या है, वो एक तो या तो हाइड्रोजन से छीन ले, ये वाले हाइड्रोजन से छीन ले और हाइड्रोजन को भगा दे। बट इतना आसान होता नहीं है कि आप CH बॉन्ड को तोड़ दो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या होता है ना, ये अपने बगल वाले कार्बन को बोलता है भाई एक काम करो, क्या तुम मेरे साथ डबल बॉन्ड बना लो, ठीक है, और तुम कोई एक हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दो। ठीक है, क्यों, अब समझो ये sp2 है बाबू और ये क्या है आपका sp3 है ना। sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? हमने आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था कि सर जिसका s कैरेक्टर ज्यादा होता है ना उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, करेक्ट। हाँ सर, तो कहीं ना कहीं sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है sp3 से ज्यादा है, क्योंकि इसमें s कैरेक्टर ज्यादा है बाबू 33% और इसमें s कैरेक्टर कम है 25%, याद है ना। हाँ सर, तो इफेक्ट कुछ ऐसा है ना, इफेक्ट क्या होता है कि बोलता है ना काम करो ना यार, मैं प्लस हूं तो तुम मेरे को और इलेक्ट्रॉन्स दो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि दोनों भाई भाई है ना, कार्बन कार्बन, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन्स दो। तो ये कार्बन क्या करता है, इफेक्ट क्या है सुनना, ये कार्बन क्या करता है ना अपना CH बॉन्ड तोड़ने लगता है, यहाँ पे माइनस क्रिएट करने लगता है। ठीक है, मैं इसको अलग कलर से कर दे रहा हूं ताकि आप लोग को याद रहे, या फिर मैं इसको वापस एक नोट्स बना देता हूँ, आपके लिए भी आसान रहेगा यार। नहीं तो होता क्या ना, बच्चे 12th आते आते इस टॉपिक को ही भूल जाते हैं। देखो नेक्स्ट इफेक्ट में क्या होगा, ये वाला कार्बन जो है ना इस बॉन्ड को धीरे 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 तोड़ने लगता है और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस क्रिएट करने लगता है। ठीक है, तो होगा क्या नेक्स्ट, सर अगर ये प्लस और ये माइनस क्रिएट होने लगा, ये वाला बॉन्ड टूट गया, इस कार्बन के ऊपर माइनस आ गया, क्या ये दोनों आपस में बॉन्ड बना सकते हैं? हाँ सर, और यहाँ से H+ बाहर आ जाएगा, यही होता भी है, दैट्स इट ओनली। इफेक्ट क्या है, एक और एग्जांपल लूंगा तभी आपको याद ही हो जाएगा। इफेक्ट क्या है कि सर अब ये दोनों जो है ना बॉन्ड बना लेंगे, कार्बन कार्बन ने बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और इसने किसका फॉर्मेशन कर लिया, अल्कीन का फॉर्मेशन कर लिया। ये एक रिएक्शन, इस इफेक्ट का नाम है हाइपर कंजुगेशन। तो अब जो है ना बहुत हो गया इसका बात, अब समझते हैं कि सर होता क्या है। सर ध्यान दो, तो हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है ना, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं आपको, तो इन शॉर्ट क्या होता है ना, सीधा एक कार्बन sp2, दूसरा होना चाहिए sp3 विद मिनिमम हाइड्रोजन, sp3 विथ मिनिमम 1 हाइड्रोजन। ठीक है ना, ये जब भी अगर होगा तो क्या होगा ना, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा और एक हाइड्रोजन उड़ जाएगा। सीधा याद कर लो, क्या करेंगे सर, दो कार्बन है, एक sp2 एक sp3, ठीक है, और sp3 वाले पे एक हाइड्रोजन, तो सीधा क्या करना है, दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाओ और इधर से एक हाइड्रोजन उड़ा दो, जो sp3 था उससे एक हाइड्रोजन उड़ा दो, काम खत्म। इतना ही करना, देख लो बीच का सारा स्टेप्स खत्म करो, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन कम कर दो, देखो तो आप यही बना लोगे, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड और इधर से एक हाइड्रोजन कम कर दो, फिर ही बन जाएगा। दैट इफेक्ट इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन, है ना। इसमें सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइजेशन हुआ है बाबू, ध्यान दो, दिख रहा है कौन सा बॉन्ड टूटा है, क्या ये पाई बॉन्ड है? नहीं सर, ये सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइज हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा है और इधर आके बन गया है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइजेशन। हालांकि बहुत कम देखने को मिलता है, बट मिलता है। ठीक है, तो देखो टोटल 3 इफेक्ट अभी तक डिस्कशन हो गया, इंडक्टिव, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस। इंडक्टिव के ऊपर आपने बहुत सारे जमकर क्वेश्चन किए, रेजोनेंस के ऊपर भी जमकर क्वेश्चन किए, समझे, और हाइपर कंजुगेशन को थोड़ा और समझते हैं विद सम मोर एग्जांपल्स। चलिए आइए समझते हैं। सर एक क्वेश्चन सर और करा दीजिए सर, तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये बॉन्ड सिग्मा था और यहाँ पे बॉन्ड क्या हो गया, पाई, तो यही चीज हो रहा है बाबू। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हो जाए तो मजा आ जाए। देखो रेडिकल्स के केस में दिखाता हूँ, ये तो था आपका कार्बोकटायन का केस, यहाँ पे लिख देता हूँ कार्बोकटायन, कार्बोकटायन। एक दूसरा केस आपको दिखाता हूं, रेडिकल्स। रेडिकल्स का मतलब आपको तो पता ही है बाबू, जब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, है ना, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। गौर से देखो ये रेडिकल है, क्या ये sp2 है? हाँ सर है। क्या ये sp3 है? हाँ सर है। अगर sp2 है, sp3 है तो क्या होगा, अगर आंसर सीधा बताऊं तो इनके बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा। प्रोसेस से समझना है तो ध्यान दो, क्या करेगा बाबू, ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला जो कार्बन है ये बी से टूट जाएगा और CH बॉन्ड टूट जाएगा, एक रेडिकल इसके पास, एक रेडिकल इसके पास। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाले रेडिकल और ये वाले रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेंगे और ये अकेला बैठा रहेगा। ठीक है, तो होगा क्या सर, कुछ ऐसा वापस से फॉर्मेशन हो जाएगा।
ठीक है ना। इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तीसरा एक और केस देख लो, अल्कीन का केस। अल्कीन में ही बाबू एंटी ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। चाहो तो लिख भी सकते हो, एंटी ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, ध्यान दो, वापस से 3 हाइड्रोजन ले लिया एक साइड, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन है, और मैं कह रहा हूं ये पहले से दूसरे कार्बन से अटैच है। तो जल्दी से बताओ यार मेरे को, क्या ये sp2 है? हाँ सर, 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, तो ये sp2 है। बहुत बढ़िया। क्या ये sp3 है? हाँ सर, ये ना sp3 है, और इसके पास कितने हाइड्रोजन है? मिनिमम एक हाइड्रोजन तो है, हालांकि 3 है। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, एक हाइड्रोजन उड़ जाएगा और इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। पर अब गौर से देखो, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है यार? मात्र 4। अगर इसके बीच डबल बॉन्ड आया तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5। तो ये क्या करता है ना बाबू, ये क्या करता है, इधर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है और इधर से एक बॉन्ड तोड़ देता है ना। यही है एंटी ऑर्बिटल, एंटी जो हम बना रहे हैं ना एंटी ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन, वो यही हो रहा है। इधर से एक बार बना तो रहा है बॉन्ड, और इधर से ये तोड़ ले रहा है। ठीक है, मतलब बना हुआ बॉन्ड को तोड़ ले रहा है। और ये कैसा दिखेगा फिर? सर ये दिखेगा कैसा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो जाएगा। तो सिंपल वे में ना छोटा सा टॉपिक है, आपको याद कर लेना है। क्या याद करना है कि सर जब भी मुझे दिखा है sp2 और बगल वाला दिखा है sp3 विथ अ मिनिमम 1 हाइड्रोजन, तो इन दोनों के बीच हम एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा कब? जब एक टूटेगा। ठीक है, यहाँ से टूट जाएगा बाबू, और अगर ये टूट गया, जाहिर सा बात है माइनस आएगा, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से जो निकला था वो यहाँ जाके लग जाएगा। ठीक है, डिटेल में समझना तो समझ लो। ये वाला बॉन्ड जब टूटा होगा तो क्या हुआ होगा? जब ये वाला बॉन्ड टूटा होगा तो ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना, CH2 माइनस आया ना, और यहाँ पे क्या आ गया होगा बाबू? CH2। और चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ढंग से बना देता हूँ मैं, और यहीं पे बना देता हूँ। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ ना, ये जो डबल बॉन्ड इधर टूटा होगा तो इसमें माइनस आया होगा, हाँ, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकल गया है बाहर, वो H+ बन के निकला होगा, वो H+ जाके इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये CH3 हो गया है। 12th में ये सब फिर से आएगा, तो बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। अभी के लिए एक हाई लेवल ओवरव्यू रख लेना है कि ऐसे टाइप के इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है सर, ओके। तीसरी बात भी आप समझ गए। एक और एग्जांपल ले लो, चौथा नंबर एक और एग्जांपल ले लो, बेंजीन। बेंजीन में देखो क्या होगा, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। ठीक है, गौर से देखो तो बाबू, और मुझे बताओ तो कि क्या यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होने का कोई चांस दिख रहा है आपको? हाँ, कहाँ? तो ये वाला कार्बन, ये जो कार्बन है, क्या ये sp2 है? देखो ना, 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड, sp2 है। इसके बगल वाला sp3 है, जिसके पास एक हाइड्रोजन है। हाँ सर, तो क्या होगा इसमें बाबू? सर एक हाइड्रोजन यहाँ से हटके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, और एक तो बॉन्ड ये वाला टूट जाएगा। समझे? ठीक है ना, यही होता है बाबू, जनरली इस इफेक्ट में यही होता है। बहुत खतरनाक सा इफेक्ट कुछ है नहीं। ठीक है, पिछली बार चार्ज डिलोकलाइज करता था, इस बार हाइड्रोजन का बॉन्ड डिलोकलाइज करेगा। क्या होगा? ये हाइड्रोजन बोला था ना मैं, sp2 और जो sp3 है उसके बीच एक डबल बॉन्ड चाहिए, तो डबल बॉन्ड चाहिए, और यहाँ से हाइड्रोजन उड़ा दो, है ना। जो sp3 है वहां से हाइड्रोजन हट जाएगा, और जो sp2 sp3 है उन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। क्लियरली? तो सर यहाँ पर इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, तो फिर कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा ना। तो ये पिछला वाला केस है ना, 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, एक तोड़ना पड़ेगा। जो पहले से एग्जिस्टिंग बॉन्ड है उसको तोड़ो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा यार? स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। पहले CH3 था, अब CH2 हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा बाबू, और यहाँ जो जैसे है वैसे है। अब दिख रहा है आपको, यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। हाँ सर, तो बाबू ये माइनस यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ये माइनस यहाँ से यहाँ आएगा, और ये फिर ऊपर चल जाएगा वापस। ठीक है, तो यही होगा, इसी इफेक्ट में बाबू, इसी में क्या हुआ ना कि एक काइंड ऑफ जैसे रेजोनेंस होता है ना, वैसे ही हो रहा है। सिर्फ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पिछले बार
पिछले बार जो है चार्ज डिलोकलाइज होता था, इस बार हाइड्रोजन का एक बनाया हुआ बॉन्ड डिलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा और चार्ज क्या होगा, एक छोड़ के आगे। ठीक है, चार्ज एक छोड़ के आगे। नेक्स्ट स्टेप में फिर से बताओ सर। नेक्स्ट स्टेप में फिर से यही होगा, ये चार्ज और आगे चला जाएगा, चार्ज चला जाएगा दो आगे और बॉन्ड आ जाएगा एक पीछे। ये तो आप लोग मुझे लगता है करने में एक्सपर्ट हो गए हो कि सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बना ही लेंगे हम लोग। ये माइनस और डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट ये माइनस यहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड वापस से पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है, यहां तक मैं बनाया हूं, यहीं तक रोक देंगे इसको। ठीक है ना, वापस न वापस यहाँ पे माइनस आएगा तो हाइड्रोजन फिर से बना के यही क्रिएट करेगा। ठीक है, हुआ क्या इस इफेक्ट में, एक बार आपको ओवरऑल होल थ्योरी बताता हूं। सर सीन ये है कि देखना क्या होता है, सबसे पहले ये देखना होता है कि एक कार्बन हो, दूसरा कार्बन हो, एक sp2 हो और एक sp3 विथ मिनिमम हाइड्रोजन हो। ठीक है ना, बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, जल्दी जल्दी बोलो यार। मैं क्या बोला, दो कार्बन से एक sp2 और एक sp3, sp2 वाला और sp3 वाले के पास एक मिनिमम हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो होगा रिजल्ट क्या, sp2 और sp3 वाले के बीच बॉन्ड बन जाएगा और जो sp3 था ना, जिसके ऊपर हाइड्रोजन था, उसका हाइड्रोजन कम हो जाएगा। है ना, देख लो, ये दोनों sp2 है sp3 है, हाँ इन दोनों के बीच बॉन्ड बना देंगे और इससे हाइड्रोजन एक कम कर देंगे। बस यही करना है। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बात तो आप लोग समझ गए। अब ना पहले एक ना कंसेप्ट सीखो, आगे की चीजों में आपको जो पढ़ाऊंगा एक कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। कंसेप्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू ये कंसेप्ट। हाइपर कंजुगेशन काम कभी कभी आता है, हर जगह काम नहीं आता। ठीक है, बट ये अल्फा हाइड्रोजन का कंसेप्ट ना पूरा 12th में आता है यूज। सुनो क्या होता है बताता हूँ, इजी है, कोई टफ चीज नहीं है। सपोज करो आपके पास कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे भी कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है समझो। एक बार बताओ, ये पूरे कंपाउंड में अगर आपको नाम लिखना होता तो आप प्रायोरिटी किसको देते, डबल बॉन्ड को देते। नोमेनक्लेचर पढ़ रखे हो आप लोग, है ना, कि सर अगर हमें इसका नाम लिखना होगा ना तो हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, तो डबल बॉन्ड को देंगे। गुड, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है, करेक्ट। ये जो है ना, ये आपका मेन ग्रुप है। क्या है ये, मेन ग्रुप। मेन ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। जैसे आपको याद है ऑर्थो मेटा पारा, इसको एक बार देख लो अब, एक झलक, एक झलक से कुछ याद आ गया, एक गाना था ना। ठीक है, ये रहा ना, ये देखो, यहाँ पे जो भी है ना, इस ग्रुप के बगल वाले को ऑर्थो बोलते हैं, उसके बगल वाले को मेटा बोलते हैं, उसके बगल वाले को पैरा बोलते हैं हम लोग। हाँ सर, अगर ऐसा है तो सिमिलरली जो आपका मेन ग्रुप है ना, क्या है बाबू आपका मेन ग्रुप, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ठीक है, उसके एक और आगे आगे कार्बन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग बीटा कार्बन। ठीक है, गुड। अब ना अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं सर, तो अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन अटैच्ड है ना, उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। नहीं आया समझ क्या, सिंपल है सर, जहां पे भी डबल बॉन्ड दिखा, जहां पे मेन ग्रुप है, मेन ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे जितने हाइड्रोजन है ना, उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं उसको, अल्फा हाइड्रोजन। यार एक बार फिर से बोलो, चलो मेरे साथ बोलो, सर मेन ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो इस केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन है मेरे पास, सर तीन यहाँ है, तीन यहाँ है, तीन यहाँ है और तीन यहाँ है। टोटल नंबर कितने हो गए सर, सर टोटल ना 9 अल्फा हाइड्रोजन है। सही बात है क्या, है ना, टोटल कितने हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन्स है हमारे पास। गुड, तो सर कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि कहीं पे भी सी डबल बॉन्ड दिखा, इसके बगल वाले कार्बन पे, बगल वाले कार्बन पे, इस पे नहीं, रिपीट कर रहा हूं मैं, इस पे नहीं, इसके बगल वाले कार्बन पे जितना भी हाइड्रोजन रहेगा उसको आप क्या बोलोगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलोगे। ये ध्यान रहेगा क्या आपको, ठीक है ना। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और कराता हूं तो आपको ये याद होगा, नहीं तो जानता हूं कहानी से तो याद नहीं होगा सर। देखो सपोज ये कोई क्वेश्चन दे दिया मैं आपको, मैं आपको एक कोई क्वेश्चन दे दिया अपने मन से, सपोज कर लो
इस कंपाउंड में इसको बनाने के पहले आप पहले कमेंट करो कि आपका अल्फा हाइड्रोजन का आंसर क्या है, पहले कमेंट करो, ठीक है ना, उसके बाद कुछ और करेंगे। पहले तो इस क्वेश्चन का अभी के अभी वीडियो को रोको, आपके हिसाब से अल्फा हाइड्रोजन कितना है पहले कमेंट करो, गलत हो या सही हो कुछ भी हो, फास्ट। किए, गुड। तो यार देखो ना, मैंने बोला मेन ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, क्या ये हाइड्रोजन काउंट होगा? सर मेन ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे यहाँ तो कार्बन ही नहीं है, तो डायरेक्ट हाइड्रोजन है, ये काउंट नहीं होगा सर। ये काउंट होगा? ये भी काउंट नहीं होगा सर। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। ये वाला काउंट होगा? होगा सर। इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और इसमें रहे अटैच हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। इसको भी क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। टोटल कितने हैं? 6। 3 इसके पास, 3 इसके पास। आया नहीं आया समझ यार? कुछ तो बोलो यार, आया क्या समझ? जहां पे भी सी डबल बॉन्ड सी आपको दिख रहा है ना, उसके बगल वाले कार्बन पे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं उसको? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। वेरी गुड, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, सबके लिखो तो मैं आपको एक कंपाउंड दे रहा हूं, फटाफट ट्राई करना। तो सपोज मैंने इसको दिया, आपसे पूछ रहा हूं मैं, कार्बन नंबर 1 के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बताओ, कार्बन नंबर 2 के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बताओ। चलो ट्राई करो। तो कार्बन नंबर 1 के पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास कितना हाइड्रोजन है, वो नहीं पूछ रहा हूँ, उसके बगल वाले के पास कितना हाइड्रोजन है आपको वो बताना है ना? इसके एग्जांपल देखो, ये वाले आपको समझ में आ रहा है ना बाबू, कि ये जो कार्बन है इसके बगल में पहले कौन कौन कार्बन है? ये वाला है और ये वाला है। हमेशा अपने बगल वाले कार्बन को देखना है, ठीक है? हमेशा किसको देखना है? अपने से बगल वाले कार्बन को देखना है, ठीक है? तो सर इस वाले का ना बगल में ये है और इस वाले के बगल में ये है, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है? एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और 4 में से 2 ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो नहीं दिख रहा है वही हाइड्रोजन है। तो इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे सर? सर इसके पास 2 होंगे, क्योंकि 4 बनाता है, 2 पहले से। ये 3 ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसके पास एक और होगा। उसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 3। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है? अपने से बगल वाले के पास कितना हाइड्रोजन है। आप कैसे कंपेयर करते हो? अपने से बगल वाले के पास कौन सा मोबाइल है, अपने से बगल वाले के पास क्या है, अपना नहीं देखना है, अपने से बगल वाले के पास कितना है। कार्बन ही ऐसे देखता है, तो ह्यूमन तो ऐसे ही देखेगा ना, है ना? ये हमारी मिस्टेक तो है ही नहीं, कार्बन सी ऐसे बने हुए हैं, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ कार्बन, है ना? ठीक है, तो इसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है बाबू? 1 के पास कितना है? तो सर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास देखो, तो अगर मुझे इसका निकालना है तो मैं इसका हाइड्रोजन देखूंगा क्या? इसके बगल वाले का देखूंगा? बगल वाले का देखेंगे। किसका देखेंगे? बगल वाले का देखेंगे। तो इसके लिए किसको देखेंगे? इस पे कितना हाइड्रोजन है और इस पे कितना हाइड्रोजन है, जस्ट बगल वाले के पास, है ना? तो इसके पास कितना है बाबू? ये वाला कार्बन ऑलरेडी 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन रहा होगा, है ना? ये वाला कार्बन ऑलरेडी कितना बॉन्ड बनाया हुआ है यार? ये तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 2 नंबर के पास कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया? 2। समझ पाए क्या? पक्का समझ पाए? बहुत बढ़िया। अगर नहीं समझ पाए हो, कहीं पे भी लग रहा है सर ये नहीं समझ आया, तो आप रोक कर से फिर से पूछो, ठीक है? ओके, ये सब बाबू 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इसमें कहीं भी आपसे मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है? एक काम करो, मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन में, अब मैं आपको क्वेश्चन देते जा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आप मुझे बताओ कि ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 2 है, ठीक है? तो या फिर ओवरऑल आप मुझे सिर्फ यही बता दो कि इस ग्रुप के पास ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो कैसे देखोगे? सर ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे है ना, इसके बगल वाले कार्बन को देखेंगे, तो इसके बगल में ये है और इसके बगल में ये है, करेक्ट? इसके पास कितने हाइड्रोजन है? इसके पास सर 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन रहा होगा, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन रहा होगा। तो इस वाले डबल बॉन्ड के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तो सर 4 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है? देखना क्या है सर? देखना हमें ये है ना कि जहां पे भी डबल बॉन्ड है उसके बगल वाले कार्बन के पास कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। दैट इज द कॉन्सेप्ट नोन एज अल्फा हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट। क्लियर? क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो कुछ और क्वेश्चंस कर लो फटाफट, क्योंकि आप देख रहे हो ना, ये sp2 है और ये क्या है? sp3, है ना?
ये sp2 है और ये sp3। आपको दिख रहा है कि यहाँ हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, और हाइपर कंजुगेशन कब होता है? अल्फा हाइड्रोजन पे ही होता है। अब देखो मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ ये तब से, ये जो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा, एक बात बताओ तो, अगर ये sp2 है और इसके बगल वाले हाइड्रोजन को देखना है, तो क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन को देखा जा रहा है? अगर मैं इसको प्रायोरिटी लूँ तो इसको देखा जा रहा है, तो इसको यहाँ पे हम लोग इसके बगल वाले मतलब इसको अल्फा हाइड्रोजन को ले रहे हैं, है ना, इसलिए हम लोग अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। क्लियर है एकदम? ठीक है। हालांकि बहुत जगह पे 12th में यूज आएगा, तो सारी बातों को सोचते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आपको बताना है ये ग्रुप और ये ग्रुप। मैं यहाँ पे डाला हूं, मुझे यहाँ का नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बताओ, मुझे यहाँ का बताओ और यहाँ का बताओ। मतलब जो डबल बॉन्ड है ना, इसके बगल वाले कार्बन का, इसके पास कितने, इस डबल बॉन्ड के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्ड के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है। कहने का मतलब क्या, डबल बॉन्ड पे अल्फा हाइड्रोजन कितने के लिए आप इसका और इसका हाइड्रोजन देखोगे क्या? नहीं, इस बॉन्ड के बगल वाले के पास देखोगे। तो इसके बगल में कौन है, इसके बगल में ये वाला कार्बन है, वो देखोगे। इसके बगल में कौन है, ये और ये वाला कार्बन है। समझ रहे हो ना? चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, वीडियो को रोक कर आप ट्राई करो। देखो दिखाता हूं, ये जो डबल बॉन्ड है, इसके बगल वाले कार्बन पे आपको देखना है कितना हाइड्रोजन है। तो इसके बाबू लेफ्ट साइड तो कोई कार्बन नहीं है, राइट साइड है, इसके पास कितने हाइड्रोजन है बाबू, एक और दो। इसके पास कितना हो गया, 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, इसको देखो, इसके बगल में कौन कौन है, ये वाला है और ये वाला वापस से है। इसके पास तो दो है, पर इसके पास कितने हैं, 3 है सर, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है एक बॉन्ड बनाया हुआ है पहले से और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहे होंगे। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे सोचना है, ठीक है ना। इसके पास 5 है, इसके पास 2 है। ठीक है, इसमें देखो तो इसके पास कितना है सर, इसका देखने के लिए इसके बगल वाले को देखेंगे। तो इसके बगल में कौन कार्बन है, ये, इसके पास कितना हाइड्रोजन है भाई, तो 1 है। तो इस वाले बॉन्ड के पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 1। गुड। और अगर मैं इस वाले बॉन्ड की बात करूं, तो इसके बगल में कौन है, ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है ना। इससे कंफ्यूज नहीं होना सर, ये वाला डबल बॉन्ड के लिए आप इसका वाला क्यों ले रहे हैं, दिस इज नथिंग, वो डबल बॉन्ड के बगल में जो भी है उसको लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड के बगल में जो भी कार्बन है, चाहे वो इस वाले का ही क्यों ना हो, डजेंट मैटर। थ्योरी ये कहती है कि जहां पे भी है बॉन्ड, उसके बगल वाले कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है ये बताओ। तो इसके लिए कौन कौन होगा बाबू, इसके पास 3, 1 2 3, खाया ना। क्यों, वापस से कार्बन, और ये कार्बन एक बॉन्ड पहले से है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक पहले से है, 3 जो बचे वो हाइड्रोजन रहा होगा, है ना। इसके पास कितना है सर, इसके पास 1 है, तो कितने हो गए टोटल इसके पास, सिर्फ 4 अल्फा हाइड्रोजन। क्या चीजें समझ में आ रही है, पक्का पक्का, बहुत बढ़िया। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, है ना, आप लोग उसको काउंट करके आंसर्स बताओगे। ठीक है, लिखो यार। आपको सारे डबल बॉन्ड्स का अल्फा हाइड्रोजन बताना है, ठीक है। यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है। आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा काउंट करके लिखना है डबल बॉन्ड के नीचे कितना अल्फा हाइड्रोजन है। सपोज इसके पास कितने हैं, तो सर 1 2 3 और यहाँ कितना है 4, तो इसके नीचे लिख देना आपको 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, मैं ए बी सी किए जा रहा हूँ, आपको आंसर देते जाना है कि कहाँ का कितना अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, ओके। तो ये तो आपका इसका निकालोगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 में इसका निकालोगे आप, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, तो आप ना वो कर सकते हो, जैसे 5 5 का 4,3 इस तरह से आंसर देना। जैसे इसका आंसर क्या होगा, 4, अब इसका जितना है वो लिख देना। ठीक है ना, ओके ठीक है। इस वाले बॉन्ड के लिए बताओ और इस वाले बॉन्ड के लिए बताओ। तीन है ना, 1 2 3, तो इसमें 3 आंसर डालोगे आप। 7 में इसका कितना है, कॉमा इसका कितना है, कॉमा इसका कितना है। ठीक है, इस तरह से सारे आंसर्स को सबमिट करना आप। एक बार आप ये निकालने में थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आपकी हो जाएगी ना अभी, तो 12th काफी आसान हो जाएगा बाबू। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको बार बार बना रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है बनाने का।
इन दोनों डबल बॉन्ड्स, इसका बताना। यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है ना, ये ए, यह बी, यह सी। इसका भी बताओगे, इसका भी बताओगे, इसका भी बताओगे। क्वेश्चन नंबर 9, इस वाले डबल बॉन्ड का बताओगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक पिरामिड जैसा दे दिया मैं आपको, ठीक है ना, सारे कार्बन है ना, और यहाँ पे बीच में एक डबल बॉन्ड भी दे दिया हूँ, तो इसका लिए बताओगे। ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस मैंने 10 दिए हैं, सारे डबल बॉन्ड्स का अपना अपना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है वो आप बना करके आंसर को सबमिट करोगे, मैं उसको चेक करूंगा। ठीक है, इतनी बातें तो हो गई। तो अल्फा हाइड्रोजन का कंसेप्ट तो आप लोग यार अच्छे से सीख गए हो, बहुत बढ़िया। हम लोग ये अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो सिर्फ हाइपर कंजुगेशन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, एक और कॉन्सेप्ट है, वो है बॉन्ड लेंथ। देखो, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे ये कार्बन ने इसके साथ डबल बॉन्ड बनाया और इस कार्बन ने इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, है ना। तो कई बार क्वेश्चंस क्या होता है ना, हमें ये जानना होता है कि कौन सा बॉन्ड बड़ा है या फिर कौन सा बॉन्ड छोटा है, ठीक है। तो ये कैसे जानेंगे हम लोग, ठीक है। या फिर मैं आपसे अगर आपको कहूँ कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, तो मुझे बताओ कि कौन सा बॉन्ड बड़ा है और उससे कौन सा बॉन्ड छोटा है, मतलब बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन का जो क्वेश्चन आता है ना, वो आप ना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालते हैं देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। तो चाहो तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल लो बॉन्ड लेंथ ना। एक बार हमने आपको बॉन्ड लेंथ निकालना सिखाया था केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। तो उस समय जो हम लोग सीखे थे वो सीखे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से, ठीक है। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है अल्फा हाइड्रोजन के कंसेप्ट से, ठीक है। देखो यार, तो बहुत सिंपल बात है कि आप लोग जानते हो ये बात कि बॉन्ड लेंथ जो है ना, अगर मैं सिग्मा और पाई, अगर मैं बॉन्ड लेंथ सिग्मा की बात करूं और मैं बॉन्ड लेंथ पाई की बात करूं, तो ज्यादा बड़ा कौन होता है? ऑफ कोर्स वो सिग्मा जो है वो ज्यादा बड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड है वो। डबल बॉन्ड में तो ऑर्बिटल्स और पास पास आ जाते हैं ओवरलैप करने के लिए, है ना। तो कहीं ना कहीं सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। अगर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा बड़ा है साइज में, ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो सी एच बॉन्ड है, जो सी एच बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। देखो यहाँ पे जो अब हाइड्रोजन 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 रहे हैं वो तो सिग्मा बॉन्ड बने हैं, और ये वाला बॉन्ड क्या है सर? ये तो पाई बॉन्ड है। एग्री करते हो? हाँ सर। तो हमने क्या देखा ना कि सर सिंगल बॉन्ड जो है ना वो उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, तो इसका मतलब क्या है, जिसके पास ज्यादा सिंगल बॉन्ड्स होंगे कहीं ना कहीं क्या उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। हाँ सर, कह सकते हैं। तो यहाँ से ना एक रिजल्ट पे हम लोग पहुंचते हैं, क्या हम लोग रिजल्ट पे इस पे पहुंचते हैं ना बाबू, कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसी कंपाउंड के पास है ना, ठीक है, कंपाउंड नहीं, जिस भी बॉन्ड के पास, जिस भी डबल बॉन्ड्स के पास ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है उसका बॉन्ड लेंथ उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। एग्जाम्पल देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल देखो, आप फटाक से समझ जाओगे। मैं आपको ना 3 स्ट्रक्चर्स लेता हूँ, ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। हाँ देखो, ये मान लो पहला है, ये मान लो दूसरा है, और ये मान लो तीसरा है। यहाँ तीनों के तीनों आपको दिख रहा है ना डबल बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। तीनों के तीनों स्ट्रक्चर में क्या है बाबू? तीनों के तीनों स्ट्रक्चर में सर एक डबल बॉन्ड बना हुआ है ना। अब हमें ये जानना है ना कि ये वाला बॉन्ड बड़ा है कि ये वाला बॉन्ड बड़ा है, ये वाला बॉन्ड बड़ा है। तो कैसे जानेंगे? आप ये देखो किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, जिसके पास भी ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। और इस कंसेप्ट को कभी कभी याद भी कर लो, क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, है ना। तो सर क्या है कि इस वाले के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है बाबू? इस वाले डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को देखो, तो इसके बगल में ये है और ये है। अच्छा, ये दोनों इसके बगल में है ना, इसके बगल में नहीं है। हमें इस वाले बॉन्ड के जस्ट बगल वाले को देखना है, मतलब इसको देखना है और इसको देखना है, समझ रहे हो ना। हाँ, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 1 2। इसके पास कितने हैं? 1 2। कैसे पता? समझ गए ना सर, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है
और इस कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना रखे हैं। जो नहीं बनाया गया है कौन होगा? वो हाइड्रोजन, उसी को हम यहाँ नहीं दिखाते है ना। तो इधर कितने हो गए बाबू? 4। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4। अच्छे से लिख लेते हैं यार, 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है? तो इसके जस्ट बगल वाले को देखो, ये वाले बॉन्ड के बगल में कौन कौन सा कार्बन है? सर इस वाले बॉन्ड के जस्ट बगल में अगर मैं पूछूं, सर ये है एक, इसके जस्ट बगल में ये है एक, भाई ये भी तो है, तीनों है ना। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 1 2 3 4, और इसके पास कितना होगा? 3 होगा। बच्चों को परेशानी यहीं पे आती है कि सर जाने कैसे कि किसमें कितना है। तो तरीका क्या है ना, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब जितने बॉन्ड्स बने हुए हैं पहले से, उसके अलावा जो बॉन्ड बच गए वो सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। जैसे ये वाला कार्बन के पास ऑलरेडी एक बॉन्ड यहाँ पे था, है ना। तो जो एक तो पहले से था, तो 4 में से एक चला गया तो कितना बचा? 3। 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हो गए बाबू? 1 2 3 4 और 4 3 7, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया। इसके पास देखो तो कितने हैं? सर इस डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, क्योंकि ये चारों जस्ट इसके जस्ट बगल में है ना। तो कितने हो गए बाबू अल्फा हाइड्रोजन? सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसके पास 10 है। तो सबसे ज्यादा किसके पास है यार? सर अगर मैं तीनों की बात करूं तो 4 7 और 10 में सबसे ज्यादा इसके पास है, तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका बॉन्ड लेंथ होगा, और सबसे कम इसका बॉन्ड लेंथ होगा। अगर आपको समझ में आया है और आपको अच्छा फील हुआ तो आप कमेंट कर सकते हो, सर ये मैंने बना दिया था 3 > 2 > 1, ठीक है। और अगर नहीं बनाया था तो कोई बात नहीं है, तो आप सीख गए होंगे, बहुत बढ़िया। इसी बात पे एक क्वेश्चन और समझ लो यार, ये क्वेश्चन की तरह ना आप थ्योरी भी समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, बॉन्ड लेंथ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको ये दे रहा हूं। तो यहाँ पे भी देख लो क्या सीन है। मैं इस बार आपको और एक स्ट्रक्चर बना के देता हूँ। 1 2 3, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स बनाए मैंने, यहाँ पे 2 बॉन्ड्स बनाए मैंने, और यहाँ पे 2 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स बनाए मैंने, ठीक है। तो अब इसमें ना आपको क्या बताना है कि सर इस बार क्या होने वाला है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किसके केस में ज्यादा होने वाला है। ध्यान दो, आप इन दोनों इसका जानना आपको ये है कि ये दोनों का साइज बड़ा है या इन दोनों का साइज बड़ा है, या फिर क्या सिनेरियो है। तीसरे वाले में 3 बॉन्ड हो गए यार, 3 बॉन्ड अगर दे देंगे तो कंपैरिजन कैसे होगा? या तो 2 2 या तो 3 2, देना है तो सब में सेम दोगे ना। देखो इसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, तो इसके पास में अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4, इसके पास कौन है? यही वाले हैं, और इसके पास भी यही वाले हैं, क्योंकि इसके बगल में भी यही है बाबू। तो इसके पास भी 4 और इसके पास भी 4, ठीक है। इसके पास देखो तो सर इसके पास 1 2 3, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो 1 2 और ये 3, और जब सिर्फ इसकी बात करूं तो 1 2 और ये 3, तो टोटल कितना हो गया सर? 3 इसके पास 3 इसके पास, तो टोटल 6। इसमें कितना वाला टोटल? 8, हाँ या ना, ठीक है। और हालांकि पता है ये सवाल थोड़ा सा क्या हो गया ना कि कंपैरिजन गलत है, क्योंकि इसमें और इसमें कुछ अंतर नहीं है, दोनों सेम ही फिगर्स है, ठीक है। तो रादर देन हमें क्या करना चाहिए कि चलो ठीक है, मैं आपको अब जो ये क्वेश्चन करा ही रहा हूँ, तो एक नई थ्योरी इस क्वेश्चन के थ्रू बता देता हूँ। एक और थ्योरी मुझे आपको बताना ही है। एक चीज क्या होता है ना कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है, ठीक है ना, यहाँ पे एक और बॉन्ड बढ़ा देता हूँ और आपको एक और थ्योरी बता देता हूँ, ठीक है, मुझे बतानी है। नंबर ऑफ बॉन्ड जो है ना, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ाने से क्या बढ़ता है बाबू? सर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ाने से ना बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ाने से भी कुछ होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इसमें से एक कम कर देता हूं यार, रुक जाओ यार, आप अभी होप स्ट्रक्चर नहीं बनाया होगा। एक और थ्योरी मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। एक थ्योरी भी इसी बहाने बता देता हूँ, ध्यान दो। एक चीज लिख लो पहले, क्या है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड और हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये वाला टॉपिक भी यहीं पे हो जाएगा, इसको लिख लेना। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब होता है कि अगर हम लोगों ने इसको हाइड्रेट किया तो उससे कुछ अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी। देखा क्या गया है ना कि हीट ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कहने का मतलब ओवरऑल पाई बॉन्ड्स। तो देखो तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किसके पास ज्यादा है? इसके पास, फिर इसके पास, और फिर
इसके पास। तो ये ऑर्डर चूंकि फिगर मैंने बना ही दिया था इसलिए मैं आपको बता दिया, ठीक है। अभी के बाद अगर आपको कभी भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालने के लिए देगा तो आप सीधा क्या क्या देखोगे सर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसके पास ज्यादा है, ठीक है, जब कार्बन सेम है तो, ठीक है। इस बात को नोट कर लो। हालांकि मैं ये टॉपिक आपको क्लियरली पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि यहीं पे उड़ा दूंगा, डायग्राम्स बन गया था तो एक बात बता दिया, ठीक है। चलो, तो यार आज का बात हम लोग क्या क्या सीखे, आज हम लोग आज तो हमारा मेजर टाइम जो था वो चला गया होमवर्क डिस्कस करने में। ओवरऑल हम लोगों ने सीखा कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। सर हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, है ना। सिग्मा इलेक्ट्रॉन जाता है किसके साथ, तो पी ऑर्बिटल के साथ। पी ऑर्बिटल समझ रहे हो ना, अब देखो आपको मीनिंग समझ में आएगा। पी ऑर्बिटल का मतलब क्या है सर, ये जो हाइड्रोजन है तो कौन सा ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाया है, sp3 है ना, ये पी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाया है। तो सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल दोनों के बीच क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के साथ डीलोकलाइजेशन हो रहा है। हालांकि अगर आपको इतनी डेप्थ नहीं याद रखनी कोई बात नहीं, आप सीधा याद रखना sp2 sp3 होना चाहिए, इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, है ना। और जो sp3 के पास हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन वहां से गायब हो जाएगा। इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने जो मेजर चीजें सीखी वो आज क्या सीखी, हाँ रेडिकल्स के केस में भी यही सेम चीज होने वाला है, अल्कीन्स के केस में भी सेम चीज यही होने वाला है कि अल्कीन अगर पहले से sp2 है तो क्या करोगे, आप इन दोनों को बनाओगे और ये वाला बॉन्ड तोड़ दोगे, है ना। ओके, फिर बेंजीन के केस में हमने देखा सेम चीज, अल्कीन का ही केस है। क्या हुआ था, ये sp2 था, ये sp3 था, है ना। तो सर sp3 वाला हाइड्रोजन कम हो जाएगा, एक यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, देखो CH2 बन गया है ना, और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ गया खत्म। और ये वाला डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। अल्कीन के केस में याद रखना है कि ये नीचे आता है तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, वही तो है यहाँ, ये नीचे आएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। ये बातें हो गई। हालांकि मैं जानता हूँ, जमकर जानता हूँ, इस बच्चों को डाउट आता है, इस टॉपिक में ना बच्चों को डाउट आता है। तो आप ये तो बिल्कुल से बाबू क्लास में दोबारा से अगर आपको पूछना हो, पूरा टॉपिक ही दोबारा सिखाना हो तो मुझे बता देना, मैं क्लास में सिखा दूंगा, कोई लोड नहीं है, ठीक है। ओके, अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या था, जहां पे भी ग्रुप्स हैं उसके बगल वाले कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है वो बता दीजिए, यही है अल्फा हाइड्रोजन। मैंने आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस भी दिए, ठीक है ना, यहाँ पे दिखाया भी काउंट करके, जैसे कि इसके बगल में कितने थे, तो सर इसके बगल में एक ही कार्बन है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो उसका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 हो गया। इस वाले के बगल में ये वाला कार्बन है और इस वाले के बगल में ये वाला कार्बन है, इसके पास 2 थे और इसके पास 3 हाइड्रोजन थे, इसलिए इसके पास टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, है ना। फिर मैंने आपको ये वाला भी एग्जांपल कराया, इस डबल बॉन्ड के बगल में एक ही कार्बन है और उसके बाद 1 हाइड्रोजन है, इसके लिए 1 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इस वाले डबल बॉन्ड के बगल में ये भी है और ये भी है, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, टोटल कितने हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कंसेप्ट पढ़े, कुछ हमने होमवर्क्स बोला हमको बना कर आने के लिए, फिर मैंने आपको लास्ट में क्या पढ़ाया कि बॉन्ड लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। तो इतनी बातें आपको अच्छे से जो है बाबू एकदम याद कर लेनी है और ये होमवर्क बनाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क सबमिट करोगे, है ना। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वहां से थोड़ा सा मजा आना आपको स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा हाइपर कंजुगेशन थोड़ा सा बच्चों को बोर कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक से जो है एरोमेटिसिटी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उसके में वो काफी इंपॉर्टेंट है वो, है ना। हाइपर कंजुगेशन क्या है ना कि कहीं कहीं पे यूज होता है, ये अल्फा हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट बहुत यूज होगा पूरे ऑर्गेनिक में, हाइपर कंजुगेशन कहीं कहीं पे यूज होगा। तो आप विद टाइम ना प्रैक्टिस के साथ जिस जिस जगह पे यूज होगा ना आप सीखोगे, इसको तो आपको अच्छे से कमांड कर लेना है। और अगला जो टॉपिक होगा एरोमेटिसिटी, उसमें हम लोग वो कॉन्सेप्ट आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, वो इंपॉर्टेंट जीओसी ही एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है, जो सच बात है, ठीक है। जीओसी डिसाइड करता है कि आपका ऑर्गेनिक कैसा होने वाला है, तो इसलिए उसको जम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और एकदम मोटिवेट होके एकदम कोशिश करो कि सर हम ना डेली ऑर्गेनिक का रिवीजन फर्स्ट पेज से लेके आखिरी पेज तक डेली एक बार करेंगे। जैसा 7 लेक्चर हो गए तो आप ना अभी तक ऑर्गेनिक की रिवीजन 7 बार कर जानी चाहिए थी आपको। मीनिंग को समझो, कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो आज पहला लेक्चर पढ़े, बहुत बढ़िया, कल अगला लेक्चर पढ़ेंगे ना जब 2 सेकेंड लेक्चर, तो वापस से पहला और दूसरा दोनों को रिवाइज करेंगे। जब थर्ड लेक्चर पे जाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा तीनों को रिवाइज करेंगे, फोर्थ पे जाएंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा चौथा और ऑल 4 को रिवाइज करेंगे, है ना। तो ऑर्गेनिक में यही वे है, बेस्ट वे क्या है कि आप ऑर्गेनिक को डेली फर्स्ट पेज से लेकर जहां तक पढ़ाई हुआ डेली रिवाइज एक बार कीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक क्या है ना बाबू, सिर्फ समझने से नहीं होता, याद भी करना पड़ता है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है कि चीजें याद हो जाती हैं क्योंकि प्रैक्टिस है, फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत ज्यादा लॉजिकल है, दिखता है पानी में मिला है ये तो कुछ हुआ। ऑर्गेनिक में ये कंपाउंड्स के बारे में आप क्या देखोगे, देख नहीं पाते लोग, है ना। तो भूल जाते हैं, इसे ये वाला फॉर्मूला ही भूल जाते हैं, अगर भूल जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो याद रखना ये बात,
ऑर्गेनिक के रीडिंग का मतलब है जब जब रिवाइज करेंगे तब तब फर्स्ट पेज से लेकर जहां तक पढ़ाई हो गया है वहां तक रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आपको ऑर्गेनिक समझ में भी आएगा, याद भी रहेगी, और ये टेक्निक एकदम फॉलो करो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।